हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप एक और कदम सफलता की ओर। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोलता है? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यानी कि दूरी ही शून्य है, चली ही नहीं गई है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, या ऑप्शन डी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बात को समझिए, विस्थापन कहते किसको है? किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। चूंकि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? शून्य है, इसलिए वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा? आपका शून्य ही होगा। इसीलिए वस्तु का कुल विस्थापन भी क्या होगा? शून्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शून्य होगा। ठीक है, सी शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल। तो वेग बराबर होता क्या है? यानी कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। देखिए, अगर चाल होता तो डिस्टेंस बाई टाइम होता, लेकिन वेग है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है, इसीलिए वहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। और गुना फिर क्या बोला है? समय। तो यह टी और यह टी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? आपका यहाँ पे डी बचा, जो आपका क्या है? विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? दूरी, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी त्वरण और ऑप्शन डी बल। तो कौन सा इसमें जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है? तो देखिए, यह आपका दूरी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि आपका अदिश राशि। वेग क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि। त्वरण भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि। और बल भी आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेग, त्वरण और बल है, ये आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी क्या है? सिर्फ और सिर्फ या तो दूरी आपका शून्य होगा या तो आपका धनात्मक होगा। ऋणात्मक कभी दूरी नहीं होगा, कभी सुने ही नहीं होंगे कि दूरी क्या है? ऋणात्मक है। अगर विस्थापन की बात करता तो विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है, तो वह जो है आपका धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर, ऑप्शन बी वस्तु का वास्तविक विस्थापन हो, यहाँ पे विस्थापन शून्य है, ऑप्शन सी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, ऑप्शन डी वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या है? 100 मीटर है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, मान लीजिए इसको पहले लोग यहाँ सटाते हैं। ठीक है, ये एक जो है आपका एक वस्तु को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर की ओर फेंके, ये 100 मीटर तक जो है आपका गया। ठीक है, पहले गया, ये अपवर्ड हुआ, फिर वहाँ से फिर क्या हुआ? वो आया भी, क्योंकि लिखा रखिए ये 100 मीटर ऊंचाई तक जाता है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आता है, आया। तो जब गया तो 100 मीटर गया और वापस आया तो 100 मीटर आया। तो दूरी क्या हो गया? दूरी 100 + 100 इक्वल टू क्या? 200। यानी कि यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस आपका 200 हो जाएगा। लेकिन विस्थापन की बात करेंगे, देखिए ये गया 100 और वहाँ से आ गया भी 100, यानी कि ये प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी कितना हो गया? शून्य। क्योंकि अंतिम क्या हो गया आपका? यहाँ पर जीव जहाँ से फेंका था वहीं चला आया, तो वहाँ पे क्या हो गया? शून्य हो गया। इसलिए वस्तु द्वारा तय किया जो वास्तविक विस्थापन होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, अगर यही बात होता कि उसका दूरी कितना होगा तो दूरी 200 होता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समय के साथ किसी वस्तु का वेग देखने वाले ग्राफ को कहा जाता है। ऑप्शन ए वेग समय ग्राफ, ऑप्शन बी वेग गति ग्राफ, ऑप्शन सी वेग दूरी ग्राफ, ऑप्शन डी वेग विस्थापन ग्राफ। तो क्या होगा? समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेग समय ग्राफ। इस तरह से रहेगा आपका ग्राफ।
ठीक है, वेग और यहाँ पे समय, ठीक है, इस तरह ग्राफ रहेगा। और इससे जो है हम लोग को क्या होगा, जो वेग समय का जो ग्राफ का अनुपात रहेगा, इससे हम लोग जो है एक्सलेरेशन यानी कि त्वरण हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वेग समय ग्राफ। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी संवेग, या ऑप्शन डी आपका बल। तो किसी वस्तु का त्वरण, इस जो है कि त्वरण निकालना है, इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर जो है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो किसके प्रति हो रहा है, वेग में प्रति इकाई समय हुआ परिवर्तन हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वेग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सदिश राशि का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी वजन। तो यहाँ पे सदिश राशि आपका लंबाई जो है ये आपका जो है क्या है, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तापमान भी सदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी। वेग आपका वेक्टर क्वांटिटी है, अगर यहाँ पे 4 होता तो वो स्केलर क्वांटिटी होता, ठीक है, यानी कि आपका अदिश राशि होता। लेकिन वेग क्या है आपका, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वजन भी आपका जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे हमको लगता है कुछ ऑप्शन में दिक्कत हुआ, तो इसका आंसर जो है आपका सी और डी दोनों होगा, ठीक है, यानी कि सी भी होगा और आपका डी भी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। तो गति ज्ञात करें, गति ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग गति को ज्ञात कर लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 288 और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 60 सेकेंड। इसको 6 से भागा देते हैं, 60 है, ठीक है, 6 से भागा देते हैं, ये तो 10 हो गया। और ये आपका 6 चौके 24 और 6 48 यानी कि 48/10, 48/10 यानी कि अगर बात करें तो ये कितना गया, 4.8। तो ऑप्शन ए हमारा है 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दूरी, चाल और समय का सही संबंध क्या होगा। दूरी, चाल और समय का सही संबंध। तो हमारा चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए ऑप्शन सी, देखिए स्पीड इक्वल टू डी बाई टी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। ऑप्शन ए कम दूरी में, ऑप्शन बी लंबी दूरी में, ऑप्शन सी दिए गए अंतराल के दौरान, या ऑप्शन डी समय की एक विशेष अवस्था में। तो सही आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिए गए यहाँ पे अंतराल नहीं, समय, यहाँ पर होगा दिए गए समय अंतराल के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, समय भी होगा यहाँ पे जो है साथ में, समय अंतराल के दौरान। चाल किसको कहते हैं, जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करता है वह वस्तु की चाल कहलाता है, ठीक है। अब वे किसको कहते हैं, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी करते हैं, ठीक है। तो आपका इससे क्या समझ आता है कि चाल और वेग की परिभाषा समझ स्पष्ट है कि औसत चाल और औसत वेग दिए गए समय अंतराल के दौरान उस वस्तु की गति दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक वस्तु की गति डैश गति का उदाहरण है, ठीक है। बात को समझिए, जब भीड़ भाड़ होगा तो बस क्या करेगा आपका, कभी तेज चलाएगा, कभी स्लो चलाएगा, कभी तेज कभी स्लो, ठीक है, कभी फास्ट कभी स्लो, यही ना होगा। तो आपको किस तरह का गति को उदाहरण है, असमान गति को उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी संवेग।
तो विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहेंगे? हम अभी थोड़ी देर पहले वेग का आपको डिफिनेशन बताएं, तो विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेग कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश, ऑप्शन ए एक समान त्वरण में हो, ऑप्शन बी एक वृत्त में चल रहा हो, ऑप्शन सी परिवर्ती त्वरण हो। ठीक है, परिवर्ती त्वरण हो, ऑप्शन डी आपका शून्य त्वरण हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कि ऑप्शन डी, जब शून्य त्वरण हो उस समय तत्कालीन वेग और औसत वेग क्या होता है आपका? बराबर होता है। ठीक है, तो बस जब वस्तु शून्य त्वरण में हो, क्योंकि किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं और इसका मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपका यह कौन सी राशि है? आपका त्वरण आपकी सदिश राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी वेग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वेग। वेग जो है वो आपका चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या है? किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित कर होती है? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 75 डिग्री और ऑप्शन डी आपका 45 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 45 डिग्री। 45 डिग्री पे फेंके जाने पर क्या है? यह सर्वाधिक दूरी जो है आपका प्रक्षेपित होगा। जैसे कि देखिए, इसको जब हम इसको 45 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे तो ये आपका सबसे अधिक दूरी जो है आपका प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग का 15 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।